3, 2, 1. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार, मैं हूं नरेश राघानी और आप देख रहे हैं हॉराइजन न्यूज। पूर्व शिक्षा मंत्री एवं शिक्षा मंत्री के बीच ट्विटर वार। पूर्व शिक्षा मंत्री वासुदेव देवनानी ने लगाया आरोप। देवनानी ने कहा, गोविंद सिंह टोडासर जब से बने हैं शिक्षा मंत्री तब से हो रहा शिक्षकों का अपमान। शिक्षा मंत्री के राज में अधिकारी शिक्षकों के लिए निकाल रहे हैं तुगलकी फरमान। अजमेर उत्तर विधायक एवं पूर्व शिक्षा मंत्री वासुदेव देवनानी ने शिक्षा मंत्री आज सुबह से ही ट्विटर पर वार शुरू हो गया। पूर्व शिक्षा मंत्री देवनानी की तरफ से किए गए ट्विटर को लेकर तत्कालीन शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह टोडासर द्वारा जवाब भी दिया गया और दोनों की तरफ से आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हुआ। के समय हमने मांग की थी कि इन 3 महीनों के बच्चों की फीस न ली जाए, इसको माफ़ किया जाए। सरकार ने फीस माफ़ तो नहीं सुनी, लेकिन उसको स्थगित करने की ज़रूर उन्होंने कहा। लेकिन जितने भी स्कूल, प्राइवेट स्कूल के मैनेजमेंट हैं, अधिकांश मैनेजमेंट ने सरकार के आदेश की कोई परवाह नहीं की और पेरेंट्स को नोटिस भेजते जा रहे हैं कि आप तुरंत फीस जमा करो, अन्यथा आपके लड़के का नाम काट देंगे। तो इस प्रकार की परिस्थितियों में जो शिक्षा मंत्री के आदेशों की धज्जियाँ उड़ रही हैं, उसमें आम पेरेंट पहले से ही त्रस्त है कि उसकी सारी दुकानें बंद है, उसके सारे धंधे बंद है, उसकी किसी प्रकार की कोई आय नहीं है, वो इतनी फीस कैसे इकट्ठी जमा कराएगा। तो उस नाते मेरी सरकार से मांग है कि इन 3 महीनों की फीस के आदेश तुरंत निकाले। कोई दौरान न तो स्कूल के कोई बिजली का खर्चा हुआ, न स्कूल के किसी ट्रांसपोर्ट का खर्चा हुआ। ये वेतन उन्होंने ज़रूर दिया, लेकिन वो तो वेतन इतने महीनों सालों से वो लोग कमा रहे हैं। इस समय उनको आगे आकर के अभिभावकों का सहयोग करना चाहिए। इतना तो दूर, लेकिन अजमेर के ही कुछ स्कूलों ने और राज्य के कुछ स्कूलों ने फीस तक बढ़ा दी। यानी फीस माफ़ करना एक पक्ष रहा, लेकिन उन धज्जियों को उड़ाते हुए अब फीस उन्होंने अजमेर के 2 स्कूलों ने बढ़ाई। अतः उस फीस बढ़ाने का वास्तव में किसी भी स्कूल को कोई अधिकार नहीं है। हमारा फीस नियंत्रण जो एक्ट बना था, उसके तहत वह फीस का इस समय कोरोना में तो आगे आकर के वो फीस माफ़ करे, लेकिन इस तरह बढ़ाना निंदनीय है। ऐसे मैनेजमेंट्स के खिलाफ मैं मांग करता हूँ सरकार तुरंत कार्रवाई करे, पेरेंट्स को राहत दे। और साथ में कुछ स्कूलों ने ये ऑनलाइन का शुरू करके लोगों से फीस वसूल करनी शुरू की है। और ऑनलाइन में क्या खर्चा होगा? ऑनलाइन में बच्चों का, हालांकि उसमें भी कई प्रकार की अभी समस्याएं हैं। गांव के बच्चे के पास इस प्रकार का कोई मोबाइल नहीं है जिस पर इस प्रकार की सारे ऑनलाइन वो पढ़ाई कर सके। अतः संपूर्ण व्यवस्था पर पुनः विचार करना चाहिए, लेकिन पहले स्टेज पर प्राइवेट स्कूल फीस न बढ़ाएं और साथ में 3 महीने की फीस माफ़ करें। इसको सरकार अपने सुनियंत्रित करे, और यदि नियंत्रित के कोई आदेश की पालना नहीं करता, उस स्कूल के खिलाफ सरकार तुरंत। अखिल राजस्थान दंत चिकित्सा संघ ने अपनी मांगों को लेकर कलेक्टर को दिया ज्ञापन। डॉक्टर सुजीत ने बताया, राजस्थान में 15 दिन चिकित्सालय संस्था क्रियान्वित है, जिसमें 99 संस्था निजी स्वामित्व के अंतर्गत मात्र 1% सरकार के द्वारा संचालित है। वह उनके द्वारा हर साल पास होने वाले 1500 चिकित्सकों में किसी तरह सरकारी पदों पर चयन न मिलने पर गहरा असंतोष व निराशा की भावना उत्पन्न हो रही है। राज्य में 8000 दंत चिकित्सक रजिस्टर है, जिसमें 4000 से अधिक दंत चिकित्सक बेरोजगार हैं। डॉक्टर सुजीत ने कहा कि कृपया 2019 में घोषित की गई दंत चिकित्सकों की भर्ती, वहीं ये भर्ती योजना का निर्धारित समय बताए। चिकित्सा संघ का कहना है, प्रत्येक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर दंत चिकित्सकों का निश्चित पद किया जाए, ताकि कोरोना जैसी महामारी में सरकार की मदद हो और दंत चिकित्सकों को रोजगार मिले। सर, हम लोग अखिल राजस्थान डेंटिस्ट यूनियन से आए हैं। आज अजमेर कलेक्टर जी को ज्ञापन देने आए हैं और हमारी यह मांग है कि जो हेल्थ मिनिस्टर जो थे रघु शर्मा जी, उन्होंने 480 पोस्ट निकालने के लिए हमें कहा था, लेकिन उसका अभी तक कुछ उन्होंने की वैकेंसी नहीं निकाली है। इसलिए आज हम लोग ज्ञापन देने आए। क्या प्रॉब्लम्स आ रही है? सर, प्रॉब्लम्स ये है कि डेंटिस्ट चिकित्सकों की बहुत कमी आ रही है गांव क्षेत्रों के अंदर,
और सर मरीज़ इधर ही मतलब भटक रहे हैं उनकी। आज देखा जाए तो ओरल कैंसर जो है इतने पेशेंट उससे मतलब एक्सपायर हो रहे हैं, तो प्राथमिक रूप से उनको सुविधा नहीं मिल पा रही है। हम लोगों का सर यही ज्ञापन है कि जो वैकेंसी है वो उनको निकाले जल्द से जल्द। सीएससी लेवल पे हमारे वैकेंसी। डॉक्टर सुनील बालानी। आर्थिक मंदी और लॉकडाउन के चलते अजमेर जिला कलेक्टर को प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। स्वर्णकार से जुड़े कर्मचारियों की हालत संभालें। स्वर्णकार समिति अजमेर कृष्ण गोपाल स्वर्णकार महामंत्री ने बताया कि स्वर्णकार व्यवसाय से जुड़े कर्मचारियों की हालत दिहाड़ी मजदूरों से भी बदतर हो गई है, लेकिन इनकी हालत पर किसी भी राज्य एवं केंद्र सरकार द्वारा कोई विचार नहीं किया गया। हाँ सर बताइए, आज क्या क्या? आज हमने प्रधानमंत्री और 6 अन्य मंत्रियों को ज्ञापन दिया, जिसमें मुख्यमंत्री भी शामिल है, निर्मला सीतारमण जी, स्मृति ईरानी जी, गडकरी जी, रामविलास जी पासवान और कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया है। और विषय था हमारा कि इस कोरोना काल में जो स्वर्णकार समाज की समस्याएं बढ़ी है, एक तो हमारा सीजन पूरा चला गया, जो 12 महीने की हमें मजदूरी मिलती थी वो गायब हो गई। उसके बाद जो 3 महीने जो चले उसमें हम कुछ भी नहीं कर पाए, हमारे मार्केट में कर्फ्यू वगैरह चले। और अब 4 महीने लगभग बरसात के रहेंगे, इसमें भी हम 1 रुपये की पैदा नहीं कर पाएंगे। और दिसंबर के 2 या 3 सावे के अलावा फिर जनवरी में सावे खुलेंगे 14 जनवरी बाद। तो ये जो 1 साल हमारा ख़राब हो गया, उससे हम सरकार से चाहते हैं कि जो हम अब 1 रुपया भी पैदा नहीं कर पाएंगे, हमारी स्थिति बहुत गंभीर हो गई है, उसमें हमें 25,000 रुपया प्रत्येक स्वर्णकार परिवार को तुरंत सहायता दिलाई जाए, जिससे वो उसका अपना घर खर्च चालू करे। और 2 लाख रुपए तक का लोन कच्चे माल के लिए दिलाए, ताकि लोग अपना रोजगार वापस चालू कर सके। वह 4 माह का बिजली और पानी का बिल माफ़ करें, क्योंकि हम पैसे मजदूरी नहीं कर पाए तो पैसा कहाँ से ला के देवें। और किसान क्रेडिट कार्ड की तरह एक स्वर्ण क्रेडिट कार्ड की हर शिल्प, ताकि वो कार्यकर्ता, वो शिल्पकार अपना पैसा निकाले, बैंक से काम करे और वापस बैंक में पैसा जमा करा दे। और सभी हर शिल्पी कार्ड को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराई जाए 3 महीने के लिए, 4 महीने के लिए, 6 महीने के लिए, कि राशन कार्ड के बिना, बीपीएल के बिना हमें राशन मिले। और हमारे जो कारीगर वर्ग जो नीचे एकदम बैठ गया, उसको सरकारी सहायता मिले और वो एकदम ऊपर उठे। यही हमारी मांग है प्रधानमंत्री जी से, वित्त मंत्री जी से और उद्योग मंत्री जी से, कि हमें तुरंत से तुरंत सहायता दिलाई जाए। मेरा नाम कृष्ण गोपाल स्वर्णकार, मैं स्वर्णकार समिति का महामंत्री, अखिल भारतीय स्वर्णकार समाज विकास का राष्ट्रीय महामंत्री हूं। और उसके नाते मेरा फर्ज भी बनता है कि स्वर्णकार के लिए मैं कार्य करूं और स्वर्णकारों को ऊपर उठाने की सहायता। महिलाएं दूर दराज से पानी लाकर बुझा रही है परिवार की प्यास। सरकारी नल के अभाव में पेयजल को तरस रहे क्षेत्रवासी। बढ़ती गर्मी व कोरोना महामारी की मार के चलते आमजन परेशानी व चिंता में डूबा हुआ है। शहर के फतेहपुरिया क्षेत्र में पीने के पानी की सप्लाई नहीं होने से महिलाएं दूर दराज जाकर पानी ला रही है। क्षेत्र की महिलाओं ने बताया कि जलदाय विभाग व नगर परिषद द्वारा अंबेडकर कॉलोनी क्षेत्र में सरकारी नल नहीं होने से बाहर की ओर सड़क पर लीकेज हो रहे वाल के खड्डे से पानी भरकर अपनी प्यास बुझा रहे हैं। पानी की इतनी किल्लत है कि छोटे छोटे बच्चे भी पानी लेते हुए देखे गए। महिलाओं के अनुसार पानी की सप्लाई 4 दिन में मात्र 20 मिनट हो रही है, जिससे पीने के अलावा नहाने व कपड़े धोने के लिए भी पानी नहीं बच पाता। पेयजल किल्लत को लेकर परेशान क्षेत्र के लोगों ने सप्लाई के दौरान पानी के प्रेशर बढ़ाने व जलदाय विभाग से सरकारी नल लगाने व पेयजल आपूर्ति सुचारू करने की मांग की। का हाल बड़ा दयनीय स्थिति है और यहाँ पर इसी तरीके से ये पाया जाता है। आप बताइए आपके यहाँ की पानी की स्थिति के बारे में। पानी नहीं आता है इधर, पानी की बहुत किल्लत है, कितने साल हो गए पानी नहीं आता है। तो आप इसे पानी पीने के पानी का कैसे समाधान करते हैं? लेके आते हैं सारा पानी। तो यहाँ पे मतलब देखिए साहब, इसी तरीके से ये बता रही है यहाँ की महिलाएं कि पानी की काफ़ी प्रॉब्लम्स है और इसको सॉल्व करना चाहिए। संबंधित विभाग भी इस ओर ध्यान दे और इनकी समस्या का समाधान करे। हेमंत साहू, प्रकाश भाट के साथ हरिजन हिंद ब्यावर। तेज गर्मी में पानी की, पीने के पानी की इतनी किल्लत मच गई है कि लोग पानी के लिए दर दर भटक रहे हैं। जब हमने ये पानी लाने वालों से बातचीत की तो भाई पानी आपके यहाँ से कितने दिनों से आता है? 4 दिनों से। तो ये आपको पानी पर्याप्त है आपके लिए? 4 दिनों पानी आवा, लेकिन और क्या समस्या है यहाँ पे? पानी नहीं आता है हमारा। पानी की है और की कौन सी समस्या? हाँ बताइए आप, क्या समस्या है? पानी की समस्या 5 दिनों पानी आवा, कभी 6 दिनों आवा है। तो पानी अमुटा नहीं छोटा, 10-15 मिनट पानी छोटा, बाकी बंद कर देगा। हाँ तो इको कोई करो।
लेकिन ये आपके ये टूटी लगी हुई नहीं है, होत में पानी भर रहे हो, ये टूटी लगी हुई है। कहीं मग पानी में एमुटो भी पानी नहीं आओ जा देख लो ले नहीं, आपके यहाँ पे सरकारी नल भी नहीं लगा हुआ है, तो आप ये बाल से पानी भर रहे हो। हाँ, तो ये टूटी नल की सरकारी नल की कोई व्यवस्था नहीं है। नहीं पानी के लिए आप तकलीफ देखते हैं। आपका क्या नाम है? मीनाक्षी। कोरोना महामारी और लॉकडाउन के चलते पक्षियों के दाना पानी के लिए 101 परिंदे लगाए गए। सचिव कांता भट्ट ने बताया कि ग्रामीण जागरूकता विकास संस्था की ओर से एकादशी के उपलक्ष्य में पक्षियों के दाना पानी के लिए परिंदा का कार्यक्रम रखा गया है। कार्यक्रम गांधीनगर पार्क नाका मदार में रखा गया है। इस कार्यक्रम में माननीय पूर्व महिला एवं बाल विकास मंत्री, वर्तमान दक्षिण विधायक अजमेर अनीता बघेल, पूर्व सभापति नगर निगम अजमेर माननीय सुरेंद्र सिंह शेखावत, संस्था के उपाध्यक्ष रेखा सोनी, सामाजिक कार्यकर्ता BL पीटर एवं अन्य सदस्य उपस्थित थे। आज निर्जला एकादशी के दिन बहुत शुभ दिन माना जाता है और इसी को देखते हुए हमारी संस्था ने ये पक्षियों के लिए दाना और पानी के परिंदों की लगवाने का जो योजना बनाई है, उसे आज हम लोगों ने मैडम अनीता जी, जो हमारी पूर्व महिला एवं बाल विकास मंत्री एवं वर्तमान विधायक, इनके नेतृत्व में और हमारे पूर्व सभापति सुरेंद्र सिंह जी शेखावत के नेतृत्व में हमने ये कार्यक्रम किया है। और हमारी संस्था इसी तरीके से विकास के कार्य करती रहती है, बच्चों के एजुकेशन के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए एवं डेवलपमेंट के प्रोग्राम चलाती रहती है। और कोरोना काल के अंदर भी हमारी संस्था ने मास्क वितरण वगैरह का कार्यक्रम किया है जो ज़रूरतमंद परिवार थे उन लोगों को, और आगे भी इसे ही प्रोग्राम करते रहेंगे। तत्वदान में आज जिस प्रकार से इस संस्थान ने परिंदों का कार्यक्रम रखा है, लोगों बाग पशुओं के लिए और पक्षियों के लिए बहुत कम लोग होते हैं जो सोचते हैं, जो बेजुबान होते हैं, और इस संस्थान ने परिंदे यहाँ पर दो परिंदे जोड़े से लगाए हैं, एक में पानी और एक में दाना। जो दाना खाने के बाद पानी की व्यवस्था भी करी है। और इस वर्ष जिस तरह से जो गर्मी पड़ रही थी, उस गर्मी को देखते हुए इन्होंने ये व्यवस्था करी है। और मैं चाहूँगा ये व्यवस्था सुचारू रूप से, जैसा कि इन्होंने प्रण लिया है कि इस व्यवस्था को सुचारू रूप से चालू रखेंगे, तो मैं कहना चाहूँगा कि इसी प्रकार से दूसरे भी शहर में कई जगह स्थान ऐसे हैं, वहाँ पर भी इस प्रकार का कार्यक्रम आयोजित करें और वहाँ पर भी परिंदे लगाएं। और दाने और पानी की व्यवस्था वो नहीं कर सके तो वहाँ किसी संस्था को कह दे कि भाई आप संस्था वाले इसका ध्यान रखें, कि एक पूरी संस्था पूरे शहर में ध्यान नहीं रख सकती। कई प्रकार की संस्थाएं हैं अजमेर में जो ऐसा काम करने के लिए तैयार है, तो आप उनसे संपर्क करके और दूसरे गार्डनों में भी ऐसी व्यवस्था करवा सकते हैं। व्यवस्था आप कराएं और कार्य वो लोग करते रहें, ऐसा मैं कहना चाहूँगा। आप लोगों को निर्जला एकादश के दिन आज इतना पुण्य काम किया, उसके लिए बहुत बहुत संस्थान को धन्यवाद। और बहन अनीता जी नाका मदार मधुबन कॉलोनी गांधीनगर के इस पार्क में पधारी, उनका भी हार्दिक अभिनंदन, आभार, और विशेषकर इस संस्थान के सभी पदाधिकारियों को धन्यवाद। आज निर्जला एकादशी का दिन है। हिंदू संस्कृति, भारतीय संस्कृति में निर्जला एकादशी का एक बहुत बड़ा महत्व है। और इस दिन दिया जाने वाला दान, ऐसे कहते हैं कि वो पुण्य फलदायी होता है। और उसी के तहत ग्रामीण जागरूकता संस्थान जो NGO है, उन NGO के माननीय सभी सदस्यों ने आज पशु पक्षियों के लिए पानी के परिंदे और दाने के परिंदे लगाए हैं। और ये व्रत लिया है आज के दिन कि पूरा जब तक वर्षा ऋतु प्रारंभ नहीं हो जाती तब तक वो इस व्यवस्था को नियमित जारी रखेंगे। बहुत बड़ी बात यह है कि बहुत सारे लोग परिंदे लगाते हैं, परंतु उन परिंदों में नियमित रूप से पानी और दाना देना, ये महत्वपूर्ण काम होता है। तो ये काम इस संस्था ने हाथ में लिया है। मुझे लगता है कि हम सबको इस भीष्म गर्मी की ऋतु में पशु पक्षियों का ध्यान रखते हुए इस पहल को और आगे बढ़ाना चाहिए। आज इन्होंने गांधीनगर के इस पार्क में ये व्यवस्था की है। धीरे धीरे करके ये सभी पार्कों में ऐसी व्यवस्था सब जनमानस करे तो निश्चित रूप से हम पशु पक्षियों का भी ध्यान रख पाएंगे। एक बार पुनः ग्रामीण जागरूकता मिशन को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने इस पुण्य कार्य में मुझे और हमारे बड़े भाई साहब सुरेंद्र सिंह शेखावत जी को भी आमंत्रित किया है और हमें इस पुण्य का
सहभागी बनाया है, इसके लिए इनका आभार। विवाहिता को शादी का झांसा देकर महिला के साथ देह शोषण किया। आरोपी के खिलाफ महिला ने कृष्णगंज थाने में दुष्कर्म का मामला दर्ज करवाया। आरोपी खुद भी शादीशुदा है, जिसने महिला को अपने झूठे प्रेम जाल में फंसाया। पीड़ित महिला ने बताया कि 2 साल तक उसके साथ दुष्कर्म करता रहा, जिसको लेकर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। आरोपी श्रीनगर के जिलावड़ा गांव का रहने वाला है, जिसने पहले पीड़िता का तलाक करवाया और बाद में उससे शादी करने से इनकार कर दिया। वहीं पुलिस ने पीड़िता का मेडिकल करवाकर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। पीड़िता का कहना है कि आरोपी ने उसे 1 लाख रुपए लेकर मामला खत्म करने की बात भी कही है, लेकिन वह न्याय चाहती है। ये कोटड़ा निवासी 30 वर्षीय महिला ने एक मुकदमा दर्ज कराया, जिसमें उसने बताया कि एक व्यक्ति जिसका नाम सलमान है और वो श्रीनगर के जिलावड़ा का रहने वाला है, उसने 2 साल से उसको शादी का झांसा देके उसके साथ रेप किया, उसका शारीरिक शोषण किया। ये 376 IPC में मुकदमा दर्ज किया है तथा उसने ये भी बताया कि वो उसको धमका रहा है तथा उससे पैसे मांग रहा है। इस पे 384 IPC भी ऐड की गई है। लव जिहाद का मामला लग रहा है? नहीं, ऐसा कोई मैटर नहीं है। दोनों के प्रेम संबंध है, क्योंकि दोनों महिला भी पहले से शादीशुदा और उसके 2 बच्चे हैं और उसका जो प्रेमी है वो भी शादीशुदा। किसी लड़के के साथ अफेयर चल रहा था, हिंदू नाम की ID बना के रख रखा था मेरे को, और मैं शादी के लिए कहती थी तो कि 2 महीने में करूँगा, 3 महीने में करूँगा। और फिर जब मैंने बोला तो उसने भग गया यहाँ से, फ़ोन ऑन सब स्विच ऑफ करके। फिर मैंने कंप्लेंट करी तो उसके पापा वगैरह आए तो उन्होंने बोला कि 1 लाख रुपए ले ले और मामला रफा दफा करो। क्या नाम है लड़के का? उसका नाम सलमान था और अब नाम है पप्पू बेग। कहाँ का रहने वाला है? श्रीनगर जिलावड़ा। कब मुलाकात हुई थी आपसे? 2-2.5 साल पहले। आपके शादीशुदा हैं? जी हाँ। मुकदमा दर्ज करा दिया आपने? हाँ। कलाकार भी झेल रहे हैं कोरोना की वजह से आर्थिक संकट। विभिन्न संस्थाओं से अब उठने लगी है सरकारी मदद की आवाज। कोरोना महामारी के कारण लॉकडाउन होने पर राज्य सरकार के निर्देशों की पालना करते हुए कलाकार किसी प्रकार का कार्यक्रम नहीं कर रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। राजस्थान लोक संस्कृति एवं धार्मिक कलाकार संघ ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन लोक संस्कृति कलाकार संघ के अध्यक्ष संजय कुमार भट्ट ने बताया कि धार्मिक भजन मंडल के कलाकार हैं, जिनका जीवन यापन करना इसी पर निर्भर है। वर्तमान में इन कलाकारों से हर प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम, शादी विवाह समारोह, धार्मिक आयोजन आदि कार्यक्रम में उनकी अहम भूमिका रहती है। राजस्थान की संस्कृति को संरक्षित है। वर्तमान में कोरोना महामारी लॉकडाउन होने से राज्य सरकार के निर्देश की पालना करते हुए कलाकार किसी प्रकार का कार्यक्रम नहीं कर पा रहे हैं। इस कारण हम पर आर्थिक संकट आ चुका है। जीवन यापन करना भी बहुत मुश्किल हो रहा है। जिस पर राज्य सरकार द्वारा अनुदान दे रही है, उसी प्रकार हम सभी गरीब लोगों को रोजगार मिलना चाहिए। सुंदर ज्योति सेवा समिति की ओर से पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें अध्यक्ष मंगाराम ने बताया, कोरोना महामारी इस लॉकडाउन में देश विदेश में विख्यात भारतीय सभ्यता संस्कृति की पहचान के कलाकार, नृत्य कलाकार, गायन कलाकार आदि के सामने रोजगार का संकट उत्पन्न हो गया है। सरकार को चाहिए कि उनको कम से कम प्रति माह आर्थिक रूप में 5,000 रुपए बिना ब्याज के ऋण प्रदान करे। इस अवसर पर जय कृष्ण वाणी, रामचंदानी, प्रकाश आदि उपस्थित थे। जिनका जीवन यापन सांस्कृतिक कार्यक्रमों से, संगीत से, भजन संध्याओं से, इन्हीं से ये अपना जीवन यापन करते हैं। और आज हम सभी कलेक्टर साहब को और जिलाधीश महोदय और अशोक गहलोत जी, राजस्थान मुख्यमंत्री सरकार को हम सभी यहाँ पे ज्ञापन देना है कि भाई जैसा कि हमारे राजस्थान में जितने भी कलाकार, गरीब कलाकार हैं, जिस प्रकार सरकार स्ट्रीट वेंडरों को जो अनुदान दे रही है, उस प्रकार हम गरीब कलाकारों को भी कुछ सहयोग राशि, आर्थिक मदद करें, क्योंकि हमारी आजीविका, जीवन यापन इसी से चल रहा था। और जब तक कोई पब्लिक भीड़ इकट्ठी नहीं होती है, हम कलाकार अपनी कला का प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं। और इस कोरोना महामारी के इस संकट में राज्य सरकार के आदेशों की पालना करते हुए हम कोई भी कलाकार किसी भी प्रकार का कोई भी कार्यक्रम नहीं कर पा रहे हैं, तो हमारा जीवन यापन करना भी बहुत मुश्किल हो चुका है। मैं संजय कुमार भट्ट,
राजस्थान लोक सांस्कृतिक कलाकार संघ धार्मिक भजन मंडल संघ का अध्यक्ष संजय कुमार भट्ट। मैं सरकार का ध्यान लॉकडाउन के दौरान जैसे सरकार सबको आर्थिक सहयोग दे रही है, आर्थिक सहायता दे रही है, तो मैं सरकार का ध्यान संगीत कलाकारों की तरफ से दिलाना चाहता हूं। संगीत से जुड़े हुए गायक कलाकार, गायिका और वाद्य यंत्र बजाने वाले, ऑर्गन बजाने वाले, ढोलक बजाने वाले, तो कई तो संपन्न हैं, लेकिन कई लोग ऐसे हैं जिनका पूरा परिवार का गुजारा ही इसी बात पे चलता है। रात को प्रोग्राम बजा के आते हैं और पूरे परिवार को पालते हैं। और जैसे हमारे सिंधियों में झूलेलाल के बहराने होते हैं और माता का जागरण होता है, या कई संतों महात्माओं की वर्षी इन मौक़ों पर सांस्कृतिक कार्यक्रम देते हैं और उसी से उन परिवारों का गुजारा चलता है। अभी लगातार 2 महीने से लॉकडाउन होने से उनके पास जो बची पूंजी वो भी खर्च हो गई है। अब उनके सामने एक आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया है और नेचुरली है, जो लिए हुए प्रोग्राम, बुक किए हुए प्रोग्राम लॉकडाउन के दौरान वो भी कैंसिल हो गए और अब उम्मीद भी नहीं कर सकते हैं कि 2-4 महीने तक उनको वापस प्रोग्राम आएंगे या उनका वापस बिजनेस चलने लगेगा, ये भी उम्मीद नहीं कर सकते हैं। तो हम सरकार से गुजारिश करते हैं, जिस तरह अन्य वर्गों को सहायता देके, अनुदान देके उनकी हेल्प कर रही है, उसी तरह इन कलाकारों को भी जीने का एक सहारा उत्पन्न करें। आपको एक छोटी सी बात बताऊं, कई कलाकार ऐसे हैं बेचारे मजबूरी में, अच्छे कलाकार जिनको सुनने के लिए लोग लालायत रहते थे, सब्जी के ठेले लगा रहे हैं, लेकिन जिन्होंने जिंदगी भर गाया और बजाया है उनके लिए कोई दूसरा बिजनेस करना भी एक बहुत बड़ी समस्या हो जाती है। लेकिन उनके दर्द को मैं चाहता हूं कि सरकार ध्यान देवे उनकी तरफ और उनके दर्द को महसूस करे कि वो किस तरह से गुजारा करते हैं। और ये जो संगीत कलाकार हैं लॉकडाउन का भी प्रचार कर रहे हैं, सरकार की जो है उनका भी ये लोगों को सोशल डिस्टेंस का पालन करने के लिए भी सिफारिश करते हैं। और ऐसे कलाकारों के लिए सरकार को चाहिए कि कुछ न कुछ सोचे और इनके बारे में। धन्यवाद। मैं मंगाराम भिरियानी, अध्यक्ष सिंधु ज्योति सेवा समिति अजमेर। देश भर में कोरोना महामारी के चलते मोची व्यापारियों को नुकसान उठाना पड़ रहा है। अब ऐसे में व्यापार ऐसे भी हैं जिनकी आर्थिक स्थिति काफी दयनीय हो चुकी है। रोजमर्रा की जिंदगी जीवन जीने यापन करने वाले लोगों के सामने संकट की घड़ी खड़ी हो चुकी है, क्योंकि जूतों को सिलकर 500 रुपए 600 रुपए कमाने वाले मोची अब काफी परेशान हैं। लॉकडाउन के बीच राजस्थान सरकार व केंद्र सरकार द्वारा इस व्यवसाय से जुड़े लोगों को कोई भी राहत प्रदान नहीं की गई, जिससे इनकी आर्थिक स्थिति काफी खराब हो चुकी है। अब बाजार तो खुल गए हैं और उन्हें राहत भी दे दी गई है, लेकिन इसके बावजूद बाजारों में लोगों की आवक अभी भी कम बनी हुई है। ना तो कोई ग्राहक उनके पास जा रहा है और ना ही उनकी आमदनी हो पा रही है, क्योंकि लोगों को अभी भी डर है कि कहीं वह कोरोना की चपेट में न आ जाए। सोशल डिस्टेंसिंग ही उनके व्यापार के सामने संकट पैदा कर रहा है, क्योंकि मोची की दुकान पर आने वाला ग्राहक अपना जूता चप्पल सिलने के लिए देता है तो उसे वही सामान छूना पड़ेगा और ग्राहक को भी वह सामान लेना पड़ेगा। तो इसके चलते काफी लोग अभी भी मोचियों के पास नहीं जा पा रहे हैं, जिसके कारण उनके सामने काफी बड़ी परेशानी खड़ी हो चुकी है। कितने सालों से यहाँ पर मेरे को यहाँ सर हो गया 38 साल हो गए, 38 साल हो गए। पिछले 2 महीनों में किस तरह की स्थिति? पिछले 2 महीने की स्थिति ये थी कि लॉकडाउन लगा इस समय, अब हमारा काम ऐसा है रोज़ कमाओ रोज़ खाओ, लेकिन क्या परेशानी तो हुई, लेकिन अब जो उन्होंने लॉकडाउन करने का पालना घोषित की तो हमने वो पालना घोषित करी। वो समय निकल गया, अब लॉकडाउन हट गया है, अब हम दुकान पे बैठे हैं। अब मुश्किल से पहले हम लॉकडाउन के पहले हम कमाते थे 350 रुपये कमाते थे, लेकिन अब वो हालत है कि धंधा बिल्कुल ही नहीं है। गाड़ी पटरी पर आई है धीरे धीरे वापस? अब धीरे धीरे देखो अब क्या होता है, पब्लिक घर से बाहर निकलेगी तो गाड़ी पटरी पे आएगी, नहीं निकलेगी तो अब धीरे धीरे। हाँ, लोगों को डर है अभी कोरोना का, इसलिए क्या घर से पब्लिक बाहर नहीं निकल रही है।
कितने परिवारों की रोजी रोटी चल रही है इससे? यहाँ पे करीबन हमारे 20-25 परिवारों की रोजी रोटी चल रही है। अपना नाम बताओ। रमेश। लोग इसके ऊपर हाँ। तो बताओ बस अब किस तरह की समस्या आ रही है लॉकडाउन के बाद? लॉकडाउन के साथ थोड़ा धंधा पानी कम हो गया है पहले से, थोड़ी पब्लिक अब आना चालू हुई है बाज़ार में थोड़ा। अब देखो क्या हालत होती है। क्या किस तरह से आमदनी होती थी पहले और अब कितनी हो रही है? पहले आराम से 500-600 रुपये कमा लेते थे, अब 150-200 रुपये में बढ़ जाते ही सब। लॉकडाउन के बीच किस तरह से स्थिति थी, किस तरह से रोजी रोटी चल रही थी? बीच में तो ऐसे सरकार ने थोड़ा बहुत अनाज बनाज दिया था, उसमें खा रहे थे, चल रही थी गाड़ी। कितने सालों से कर रहे हैं यहाँ पर काम? ये हमारे को लगभग 40 साल हो गए सर। नाम बताएं। मोहन। पड़ोसी ने कराया मुकदमा दर्ज। मकान को लेकर पड़ोसी ने विवाद किया, पीड़ित परिवार पहुंचा एसपी के पास। हंसराज वैष्णव बांसेली पुष्कर के रहने वाले ने बताया कि एसपी साहब के पास गुहार लेकर आए हैं। इनका कहना है कि 45 से 50 साल पुराना मकान है। लॉकडाउन के दौरान घरेलू काम करते हुए पड़ोसी श्रवणलाल तंवर ने मुकदमा दर्ज कराया और कहा कि यह जमीन मेरी है। क्या मामला है और आप यहाँ पे किस लिए आए थे? सर एसपी साहब के पास गुहार लेके आए हैं कि हमारे साथ न्याय किया जाए। हमारे 45-50 साल पुराना मकान है। उस मकान के ऊपर 2 माले बने हुए हैं। उस पर टीन शेड थे, जो टीन शेड लॉकडाउन के अंदर उड़ गए थे। उसमें मेरे खुद के भी लगी, बच्चे के भी लगी थी। तो वो टीन शेड हटा के उसके ऊपर छत डाल रहे थे। तो पड़ोसी ने मुकदमा दायर करवा दिया। बोले ये जो मकान बना हुआ है वो जगह मेरी है, जबकि उस जगह पे हम 45-50 साल से हम खुद रह रहे हैं। मकान बना हुआ है। श्रवणलाल तंवर। कहाँ का मामला है ये बांसेली पुष्कर का मामला है। आज आप यहाँ पे अभी किस लिए आए? एसपी साहब के पास गुहार लेके आए हैं कि भाई हमारे साथ न्याय किया जाए। क्या आश्वासन दिया एसपी साहब ने? एसपी साहब ने कहा कि भाई हम 1-2 दिन में इसका जो भी होगा निर्णायक फैसला करवाएंगे। आपका नाम बताइए। हंसराज वैष्णव। बताइए क्या मामला है आपका, क्या परिवार?